नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास को निम्न 7 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था सन 1806 तक 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय सहकारी वित्त व्यवस्था को प्रारंभिक आघात लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि साहूकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश प्रणाली से परिचित नहीं थे, अतः उनके स्थान पर धीरे धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की थी। एजेंसी गृह आधुनिक बैंकों की भांति कार्य किया करते थे। इन एजेंसी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। इन एजेंसी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपया उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी ऋण मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप डिपॉजिट स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से सन 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। इस प्रकार सन 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेंसी गृहों द्वारा ही संपन्न किया जाता था। द्वितीय अवस्था सन 1806 से 1860 तक। सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा सन 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यद्यपि ये तीनों बैंक निजी शेयर होल्डरों के बैंक थे, अर्थात विदेशी रूप से विदेशी व्यक्तियों के रूप में थी, तथापि इन तीनों बैंकों की शेयर पूंजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था, अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियंत्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंक के सभी अधिकार प्राप्त थे, किंतु सन 1862 के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया। सरकारी बैंक होने के कारण सरकार द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। यह बैंक अचल संपत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इनके द्वारा किए गए ऋणों की समयावधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों को क्रय विक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। आगे चलकर सन 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तृतीय अवस्था सन 1860 से लेकर 1913 तक। भारत सरकार द्वारा सन 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत बैंकों का सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर गठन किया जा सकता था। इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणाम देश में अनेक संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित हो गए। इनमें प्रमुख बैंक थे इलाहाबाद बैंक सन 1865, अलायंस बैंक ऑफ शिमला सन 1881, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया सन 1901। सीमित दायित्व के आधार पर सन 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। अंडरलाइन बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। 19वीं शताब्दी के अंत तक सन 1900 तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी, किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सन 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नए नए बैंकों का जाल सा बिछ गया था। इसका मुख्य कारण देश में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया जाना था। इस आंदोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करके भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया था। इसी अवधि में देश के तत्कालीन 4 बड़े बैंकों अर्थात बैंक ऑफ इंडिया सन 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 एवं बैंक ऑफ मैसूर 1913 की स्थापना की गई और इन अन्य छोटे बैंकों की संख्या लगभग 500 तक पहुंच गई थी।
चतुर्थ अवस्था सन 1913 से 1939 तक। 1913 से 1917 का काल भारत में बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। 1913 से 1917 का काल भारत में बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 के प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि का क्रम अवरुद्ध हो गया। सन 1913 में अनेक भारतीय बैंक असफल हो गए। भारतीय बैंकों में जन विश्वास समाप्त होने की वजह से जमाकर्ताओं द्वारा अपने निक्षेप निकालने प्रारंभ कर दिए गए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। सन 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। सन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाद में सन 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, बाद में सन 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तीसरा कि विश्वव्यापी महामंदी ने तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा। सन 1930 में ही केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबंध, अंकेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सके। सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। ध्यान से सुने, सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, किंतु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पंचम अवस्था सन 1939 से लेकर 1946 तक। हम बात कर रहे हैं पंचम अवस्था सन 1939 से लेकर 1946 से स्वतंत्रता से पूर्व की। यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई, फलतः सभी बैंकों का निक्षेप बढ़ गए, अर्थात डिपॉजिट बढ़ गई उनकी। युद्ध काल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई शाखाओं की स्थापना की तथा नए बैंकों की स्थापना की गई। भारत यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना भी इसी काल में हुई। युद्ध काल में बैंकों की निवेश नीति अर्थात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ आधारभूत परिवर्तन हुए। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक अपने निवेश योग्य धन का लाभ 54% तक सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परंतु युद्ध काल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61% तक कर दिया। इसी प्रकार भारतीय बैंकों ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद यानी कैश रिजर्व रखना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के पूर्व वे अपने निक्षेपों अर्थात डिपॉजिटों पर लगभग 11% नकद कोष के रूप में रखा करते थे, परंतु युद्ध काल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% तक कर दिया था। षष्ठम अवस्था अर्थात सन 1947 से लेकर 1991 तक अर्थात उदारीकरण तक भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955
को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8 जो वर्तमान में 5 है बैंकों को उनके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया तथा इन्हें स्टेट बैंक ऑफ समूह के नाम से कहा जाता है। सन 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 तथा 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनका उद्देश्य बैंकों को और अधिक समाज कल्याणकारी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना था। 1969 में ही निजी क्षेत्र के नए बैंक स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पूर्व 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। 7वां चरण अर्थात सप्तम चरण 1991 से लेकर अब तक भारत में बैंकिंग इतिहास का 7वां चरण 1991 के बाद प्रारंभ होता है, अर्थात उदारीकरण के पश्चात। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। सन 1993-94 में निजी क्षेत्र में पुनः बैंक खोलने की अनुमति दे दी गई तथा इसके साथ ही विदेशी बैंकों को भी भारत में अपना विस्तार करने तथा नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी गई। वर्ष 2012 में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक को और अधिक अधिकार दिया गया। वर्ष 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के संबंध में नया निर्देश जारी किए गए। इसके अंतर्गत औद्योगिक घरानों को भी बैंक स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।